नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। धामी सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरे हो चुके हैं। अब 1 साल के अंदर धामी सरकार ने कितना धमाल किया है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर उत्तराखंड तक। धन्यवाद। सर, अगर हम उत्तराखंड प्रदेश की बात करते हैं और अगर हम जब से राज्य बना है तब से लेकर अब तक की बात करें तो जो प्रमुख समस्याएं कह लीजिए या फिर जो बुनियादी मुद्दे कह लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, कनेक्टिविटी, ये प्रॉब्लम्स रही हैं। तो 1 साल के अंदर अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे शिक्षा से। तो शिक्षा के क्षेत्र में 1 साल के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और क्या आपके आगे पाइपलाइन में? देखिए, शिक्षा बहुत ही हमारा एक ऐसा सेक्टर है जो उत्तराखंड के लिहाज से और देश के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड के लिहाज से शिक्षा और चिकित्सा दो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जहां एक तरफ अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जिसने पूरी की पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। और हम क्लस्टर आधारित विद्यालय आगे चलाने के बारे में विचार कर रहे हैं, जिससे कि हमारे सभी दूर दराज के स्कूलों में एक तो शिक्षकों की अच्छी स्ट्रेंथ हो और विद्यालय में शिक्षकों के साथ साथ छात्र भी हों। तो इन दोनों का समन्वय कैसे हो उस पर हमारा पूरी तरह से मंथन हो चुका है और आगे हम उसको कार्रवाई में लाएंगे। विद्यालयों में अच्छे स्मार्ट क्लास हों, अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो हमारे चल रहे हैं वो थोड़ा और अच्छे चलें, उनकी स्थिति और बेहतर हो, स्मार्ट क्लासेज हों। और कोरोना महामारी के दौरान हमने जो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज, जिसकी बहुत मतलब उसके बिना काम नहीं चल रहा था, ऐसे समय में हमने सभी बच्चों को टैबलेट भी देने का काम किया था। 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को सभी को हमने टैबलेट उपलब्ध कराए थे। हमारा मुख्य फोकस है कि हमारे प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो, दोनों ही शिक्षा, बेसिक शिक्षा हो, ये सारी की सारी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि ये किसी भी बच्चे के, बेटे के, बेटियों के जो भविष्य का निर्धारण होता है वो इस प्रारंभिक शिक्षा से होता है। अगर ये प्रारंभिक एजुकेशन अच्छी हो जाएगी तो संपूर्ण जीवन भर उनके काम आएगा। ये हमारी प्राथमिकता में है। इसको प्राथमिक लेकर हम आगे और भी कई सारे जो हमारे विकास के काम हैं शिक्षा से जुड़े हुए, उन सभी को धरातल पर उतारेंगे। अपनी क्लस्टर योजना की बात की है हमने, हमारे चैनल ने कई सारे ज़िलों में ग्राउंड रिपोर्ट की है, जिसमें जो स्कूल होते हैं वहाँ पे जैसे बच्चे होते हैं लेकिन अध्यापक कभी कभी होते नहीं हैं। तो एक ऑनलाइन सिस्टम भी इस योजना के अंतर्गत जो आप ला रहे हैं, तो इससे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अटेंडेंस कह सकते हैं, जो उपस्थिति होगी टीचर्स की, वो बेहतर हो जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, हमारा मुख्य फोकस है कि जो भी छात्र हैं उन छात्रों को हर विषय की ठीक प्रकार से शिक्षा प्राप्त हो पाए। तभी हो पाएगा जब स्कूलों में शिक्षक होंगे। और अनावश्यक जो स्कूल बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, केवल औपचारिक रूप से चल रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हमें उसके बारे में विचार करना है। और एक हम मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक माह जो 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चे होंगे उनको हम छात्रवृत्ति देंगे, जो निश्चित रूप से उनका प्रोत्साहन होगा। और प्रत्येक क्लास के हिसाब से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये योजना हमारी पहली योजना होगी। जैसे कुछ काम हमने पहले किए हैं, वो काम भी हमारे कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पहले काम के रूप में है। यह काम भी हमारा पहला है जिसमें मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना हम लेकर आ रहे हैं। अगली जो एक समस्या कह लीजिए उत्तराखंड की, बुनियादी मुद्दा जो रहता है चिकित्सा का, स्वास्थ्य का, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स को लेकर दिक्कत रहती है, डॉक्टर्स की कमी भी रहती है। तो कैसे चिकित्सा के क्षेत्र में 1 साल की कार्यकाल में हुआ है और नेक्स्ट जो 4 ईयर हैं क्या और आपके मतलब विजन में है, पाइपलाइन में है? इन सालों में लगातार हमने जो है, एक तो जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो बढ़ें, उसके लिए लगातार काम किया है। और कोरोना महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश के अंदर इस्टेब्लिशमेंट चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए हैं वो अभूतपूर्व हैं। जो ऐसे हमारे यहाँ पर अधिकांश हॉस्पिटलों में आज ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं, आईसीयू बन गए हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध हो गए हैं, कंसंट्रेटर उपलब्ध हो गए हैं, और भी जो उपकरण हैं वो उपलब्ध हुए हैं। इसके साथ साथ हमने भी प्रयास किया है कि जो हमारे सीएससी हैं, पीएससी हैं, ये अच्छे बने, यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती हो और नर्सिंग स्टाफ जो है वहाँ पर हो। अभी भी
अभी 2 दिन पहले ही हमने 824 नर्सिंग को वर्षवार भर्ती के तहत जो है उनको यहाँ से नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए हैं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर काम करेंगे। 207 प्रकार की जो जांचें हैं उत्तराखंड के अंदर हमने मुफ्त करवाने का निर्णय लिया है। 207 प्रकार की जांचें यहाँ पर मुफ्त हो रही हैं गरीब लोगों के लिए। इसके साथ साथ डायलिसिस की सुविधा हर अस्पताल में, हर मुख्यालय पर हमने करी है। ऐसे अनेकों, जैसे मिशन खुशियों की सवारी है, जो प्रसूता हैं उनको लाने की, ले जाने की सारी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से वहन की जा रही है। शिशु मृत्यु दर कम हो उसके लिए लगातार हमारा प्रयास है। मेडिकल कॉलेज जो हमारे नए बने हैं उनका जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य पूरा हो। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत योजना, उस योजना ने हमारे यहाँ पर 7 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों को अभी तक उसके लाभार्थी बन गए, उनको लाभ मिला है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा प्रयास है कि जहाँ शिक्षा पर फोकस है वहीं चिकित्सा पर भी हमारा मुख्य फोकस है। हमने सुना था, गैरसैंण में आपका भाषण सुन रही थी, आपने ऊधम सिंह नगर में एम्स लाने की बात भी कही थी, तो कब तक वो है बनने का? नहीं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जहां ऋषिकेश में हमारे यहां पर एक एम्स पहले से संचालित है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही उसको संचालित करवाया है, और दूसरा एम्स हमारा ऊधम सिंह नगर के किच्छा में, जिसके लिए 100 एकड़ ज़मीन राज्य सरकार ने दे दी थी और भारत सरकार ने उसके लिए धनराशि भी जारी कर दी है। तो दूसरा एम्स हमारा जल्दी ही बनना प्रारंभ हो जाएगा। जल्दी ही हम उसका भूमि पूजन करने वाले हैं। माननीय केंद्रीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे हमने अनुरोध किया है कि वो आकर जो है इसकी भूमि पूजन को कर देंगे, तो उसका काम भी जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगा। और एक बड़े एरिया को, उत्तराखंड के साथ साथ उत्तराखंड से लगे हुए जो अन्य हमारे पड़ोसी राज्यों के ज़िले हैं वहाँ के लोगों को भी उसका लाभ मिलने वाला। तो उम्मीद करते हैं कि प्रदेश और प्रदेश के आसपास लगे जो भी और भी ज़िले हैं प्रदेश, उनको फ़ायदा होगा जल्दी एम्स बन जाने से। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वरोजगार को लेकर, रोजगार को लेकर, क्योंकि पलायन जो होता है कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में लोग बाहर जाते हैं। तो स्वरोजगार को लेकर किस तरह से कोई योजना कैसे तैयार की है, कैसे किस तरह के जो स्वरोजगार हैं लोग कर सकते हैं, किस तरह से बजट में भी? देखिए, इस बार के बजट को हमने रोजगार और स्वरोजगार केंद्रित किया है। उसको लेकर जहां हॉर्टिकल्चर में हमने 813 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है और 50,000 पॉली हाउस बनाने का भी जो है हमने लक्ष्य लिया है। इसके पीछे हेतु है कि स्वरोजगार हमारा जो है हॉर्टिकल्चर के माध्यम से भी बहुत बढ़ेगा और उसकी अपार हमारे यहाँ पर संभावनाएं हैं। एप्पल मिशन है, कीवी मिशन है, इसकी धनराशि को हमने कई गुना बढ़ाया, यानी कि पहले 6 करोड़ रुपया सालाना होता था, उसको बढ़ाकर हमने 35 करोड़ रुपया किया है। इसी प्रकार से कीवी मिशन को बढ़ाया है। इसी प्रकार से दालचीनी मिशन भी हमने प्रारंभ किया है और तैमूर मिशन, तिमूर को भी हमने मिशन के रूप में लिया है। तो ये हॉर्टिकल्चर में एक बहुत बड़ा जो है काम हमारे यहाँ होने वाला है, जो हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसके साथ साथ हम नई पर्यटन की नीति लेकर आए हैं, जिसमें हमने 100% तक सब्सिडी का प्रावधान किया है। ऊर्जा की नई नीति लेकर आए हैं। सोलर में क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए हमने सब्सिडी का प्रावधान किया है। स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी जो है अनेकों प्रकार की जो सहायता की राशि है, प्रोत्साहन की व्यवस्था इस आम बजट में किया है। उद्योग क्षेत्र में काम करने वालों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हम लागू कर रहे हैं और सेल्फ अटेस्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। स्वरोजगार और रोजगार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। होम स्टे जैसी योजनाएं आप देख रहे होंगे, मैं स्वयं भी जाकर होम स्टे में रुकता हूं, जिससे कि होम स्टे के क्षेत्र में काम करने वाले प्रोत्साहित हों। क्योंकि एक मेरा मानना है कि सरकारी रोजगार बहुत सीमित है, उसके माध्यम से सभी को हम रोजगार नहीं दे सकते जब तक कि हम स्वरोजगार को बढ़ावा न दें। और इस बार के आम बजट में हमने प्रावधान किया है कि हर सेक्टर की जो एक उसकी कैपेसिटी है या पोटेंशियल है वो निकल कर बाहर आए और वो अपने लिए भी उनके काम आएगा और राज्य के लिए भी काम आएगा। जब आप आए तो चुनावों के दौरान एक स्लोगन चल रहा था, युवा मुख्यमंत्री युवा सरकार। तो आज युवा मुख्यमंत्री युवा सरकार युवाओं के लिए क्या कर रही है? देखिए, युवा, हमारा जो इस बार का भी बजट था वो युवाओं को लेकर ही केंद्रित था। और सबसे पहले तो देखिए, हमने शुरू से एक बात करी थी कि जो सरकारी जितनी भी हमारी रिक्तियां हैं, यानी सरकारी जो पद हैं, उन सब पर हम भरने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है।
लगातार आयोग ने कैलेंडर जारी किए हैं, सारी भर्तियां हो रही हैं, हम नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, यह भी युवाओं के हक में है। और युवाओं के मन में जो संदेह था, एक प्रकार का मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं अनिश्चय की स्थिति थी कि वो पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, उनको परीक्षा में पास होने का नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि नकल में पर्चा लीक आउट हो जाएगा, नकल हो जाएगी, पेन ड्राइव से नकल हो जाएगी, इस सब पर विराम लगा है। एक कैलेंडर जारी आयोग ने कर दिया है और उस कैलेंडर के अनुरूप सारी भर्तियां हो रही हैं। अभी नकल अध्यादेश के पास 3 भर्तियां हुई हैं और तीनों में 3 लाख से भी ज़्यादा नौजवानों ने भाग लिया है। आने वाले समय में अप्रैल माह में भी 4 बड़ी भर्तियां होने वाली हैं। इसके साथ साथ जो ये तो है रोजगार जो प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरियों के माध्यम से मिलने वाला है। अप्रत्यक्ष रूप से मैंने कहा कि उद्यान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसी योजना, और हमारी मुख्यमंत्री नैनो योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, हमारे स्वयं सहायता समूह, इन सभी को, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, सभी को प्रोत्साहित करने के लिए हमने इस बजट में भी प्रावधान किया। और हमारा मुख्य फोकस है कि इनके माध्यम से हमारे युवा रोजगार करने के लिए स्वरोजगार को अपनाएं, और स्वरोजगार अपनाएंगे तो जहां स्वयं अपना रोजगार खड़ा करेंगे, अपनी सहायता करेंगे, अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार देंगे। इसलिए युवा केंद्रित भी इस बार हमने अपना बजट रोजगार और युवा केंद्रित दोनों पर ही विशेष ध्यान दिया है। नेक्स्ट अगर बात करें, एक और चुनौती जो रहती है वो है कनेक्टिविटी को लेकर रहती है। सड़कें नहीं होने से जैसे हम सुनते हैं कि अस्पताल जाने में दिक्कत होती है, इमरजेंसी महिलाओं को जाना है, तो कनेक्टिविटी को लेकर किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? नहीं, अभी हमने देखिए जो सड़कें हैं उसको ठीक करने का एक अभियान के रूप में लिया है, और 31 मार्च तक सभी जो मेन हाईवे, हमारे मेन सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी से संबंधित, उन सभी को हम गड्ढा मुक्त करेंगे। वो मैंने सदन में भी कहा था। और नई सड़कें जो 250 की आबादी तक के गांव हैं, उनमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे कि उन गांवों तक सीधे सीधे अप्रोच बने। लोगों को परेशानी के समय में, किसी समय अचानक तबीयत खराब हो जाती है, परेशानी आ जाती है, कई बार प्रसूता की स्थिति में हमारी माताओं बहनों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उसका रास्ता निकालने की अच्छी कनेक्टिविटी हो। और 4 धाम ऑल वेदर रोडें हैं, भारतमाला की रोडें हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इस सब पर काम हो रहा है। राज्य का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी तेज़ी से इसमें काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ग्राम सड़क योजना भी प्रारंभ की है अभी। भारतमाला से याद है, पर्वतमाला जो मानस खंड जो रोपवे योजना चल रही है, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र है अपना प्रदेश, और यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते भी हैं। तो इन मंदिरों को कनेक्ट करने के लिए कितने जल्दी, मतलब जो कनेक्टिविटी है रोपवे की, कब तक होगी और कहाँ कहाँ कैसे? केदारनाथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोपवे का शिलान्यास कर दिया है, और जल्दी ही उसका कार्य प्रारंभ होने वाला है, भूमि पूजन होगा। और इसी प्रकार से हेमकुंड साहब का जो रोपवे है उसका भी शिलान्यास हो गया है, उस पर भी काम होगा। और यमुनोत्री का जो रोपवे है वो पीपीपी मोड में हम लोगों ने अभी एमओयू किया है। सुरकुंडा देवी का रोपवे अभी संचालित हो रहा है। माँ पूर्णागिरी धाम के लिए भी रोपवे का जो टेस्टिंग से संबंधित जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कंप्लीट आईआईटी रुड़की ने कर ली है, जल्दी ही उस पर भी काम होगा। और जहाँ केदारखंड में बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, हेमकुंड साहब, हमारा यमुनोत्री, गंगोत्री, इन सब पर काम हो रहा है। केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो रहा है तेज़ी से, और नया केदार बन रहा है, भव्य केदार बन रहा है। बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान 2023 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। वहीं मानस खंड के अंदर भी जितने हमारे मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों को मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत उनका मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, उस पर काम होगा। और इस बार देश के अंदर जो कर्तव्य पथ की झांकी थी, उस झांकी में मानस खंड को प्रदर्शित किया गया था उत्तराखंड की तरफ से, उसको देश में पहला स्थान मिला है। निश्चित रूप से केदारखंड के साथ साथ मानस खंड का भी जो है अब तेजी से विकास हो रहा है। जब हम चुनाव वो जब चल रहे थे, विधानसभा चुनाव आखिरी जो थे लास्ट, तो यहाँ पर हमने जो जनता लगातार कह रही थी भू कानून की मांग उठ रही थी। तो कई बार होता है अवैध कब्जे बाहर के लोग यहाँ पर आके कर लेते हैं, यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो आने वाले टाइम में अब तक क्या कोई समिति बन सकती है, या कुछ आपकी पाइपलाइन में है, क्या कुछ है, जनता को बताएं। उस पर एक
प्रारंभिक रूप से इसके लिए हमने भू कानून पर एक कमेटी बनाई थी, भू समिति बनाई थी। उसने कुछ काम किया है और उसका हम लोग अभी आकलन कर रहे हैं, और आकलन करने के बाद सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए राज्य के विकास पर भी, राज्य के यहाँ के औद्योगिकरण पर भी, और यहाँ के जो मूल हमारा यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का स्वरूप है, वह भी बचा रहे और विकास भी होता रहे, दोनों में समन्वय हो, इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं जी। विकास भी हो और मतलब मूल जो प्रकृति है उसको दिक्कत ना हो। अगर हम बात करें यहाँ पर भ्रष्टाचार की हम बात करें तो भ्रष्टाचार निवारण के लिए क्या कदम सरकार ने उठाए हैं अपने पिछले 1 साल के अंदर? 1064 एक हम लोगों ने यहाँ पर नंबर अभी विजिलेंस के माध्यम से जारी किया हुआ है, और उसने काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ की हैं उसको और प्रभावी बनाने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना हमारी प्राथमिकता है। और ये देवभूमि है, देवभूमि के अंदर जो भी काम होता है वो पूरे देश में होता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो है इसकी जो शुरुआत हुई है वो लक्ष्य तक पहुँचे। आखिरी 2 सवाल फटाफट से, समय आपके पास कम होता है सर थोड़ा सा। तो यहाँ पर इस 1 साल के अंदर हमने देखा है कि चुनौतियाँ भी रही हैं, जोशीमठ जैसी आपदा आती है उसे भी टैकल करना था, बहुत सारे प्रकरण हुए। तो जोशीमठ को लेकर खासकर हम बात करें तो जोशीमठ की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या क्या हुआ है? जोशीमठ के लिए देखिए, हमने जो मुआवजा था उसका प्रावधान कर दिया है। 3 श्रेणियों में मुआवजा देने की प्रक्रिया हो रही है, और अच्छी मुआवजे की हम लोग योजना लेकर आए हैं। सभी लोग प्रसन्न भी हैं। थोड़ा होटलों को लेकर थोड़ा सा, चूँकि आवासीय भवन और होटलों में थोड़ा अंतर था, तो उसको भी हम संशोधित करेंगे, उनको भी सहायता करेंगे, उनकी भी, चूँकि उनका भी आगे काम चले उस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। 1000 करोड़ रुपए का इस हमने बजट में प्रावधान जोशीमठ के पुनर्वास के लिए किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार यहाँ की चिंता करी है, और उन्होंने कहा है कि हर संभव केंद्र भी सहायता करेगा। रिपोर्ट बन रही है, और रिपोर्ट जैसे ही बन जाएगी, रिपोर्ट बनने के बाद हम केंद्र से भी अनुरोध करेंगे। तो जोशीमठ बचाना, जोशीमठ हमारा पौराणिक शहर है, पर्यटन का शहर है, सांस्कृतिक जगह है, और सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ जोशीमठ बद्रीनाथ का आंगन है, बद्री विशाल का, वहीं ओली जैसे जहाँ विंटर गेम्स होते हैं, तमाम प्रकार के गेम्स होते हैं, उसका भी मेन जाने जाने का केंद्र बिंदु है। इसलिए वो हमारी प्राथमिकता में है, और उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, अगले जो 4 साल हैं, क्या विजन है उत्तराखंड को? आप नेक्स्ट 4 ईयर के बाद कहाँ देख रहे हैं, किस तरह के स्टैंडर्ड सेट करेंगे? नहीं, हमने सभी क्षेत्रों में ये प्रयास किया है कि आने वाले समय में, एक तो हमारा 2025 का जो हमारा रोड मैप है वो तैयार हुआ है, और उसमें हम लगातार आगे बढ़े हैं। पिछले 1 साल के अंदर कई क्षेत्रों में हम आगे आए हैं। हमारा रेवेन्यू कलेक्शन भी अच्छा हुआ है, जीएसटी हमारा 32% बढ़ा है। कई सेक्टरों में हम आगे आए हैं। अभी जो नई नई नीतियाँ लेकर आए हैं उनको धरातल पर उतारना है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे आने वाले समय में, और राज्य का जो आय है वो आज के मुकाबले दुगनी हो, और अगले 10 सालों का रोड मैप लेकर, यानी कि 2023 चल रहा है, 2033 तक का रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। और इन 10 सालों में हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारा भी नाम हो, जो हमारे यहाँ के सारे संसाधन हों वो पूरी तरह से राज्य के काम आए, यहाँ के लोगों की जो क्षमता है, योग्यता है, वह भी काम आए, उनके सारी चीज़ों को आगे लाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, और सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हुए हर डिपार्टमेंट के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, ओनरशिप लेते हुए काम करें। और अप्रैल माह से ही हम इसकी समीक्षा को भी प्रारंभ करेंगे। आपका 1 मिनट और लूँगी सर। चंपावत की जनता के लिए क्या कहेंगे? 1 साल पहले आप चंपावत से वहाँ से विधायक बनते हैं, तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपने शुरू की हैं, फटाफट से बताएं। देखिए, चंपावत एक बहुत ही दैवीय स्थान है, जहाँ पर माँ पूर्णागिरी का धाम है, गुलजू का जन्म स्थान है, गोरखनाथ का स्थान है, माँ बाराही का स्थान है, और मायावती आश्रम जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी वो स्थान है। हमारा डिप्टेश्वर महादेव है, सप्तेश्वर महादेव है, रणकुची मैया का स्थान है, हमारे घटोत्कच की भूमि है। अनेकों ऐसे देव स्थान हैं, और वहाँ पर उद्यान के क्षेत्र में, फलों के क्षेत्र में, चाय के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में श्यामला ताल है,
बाबा बयानधुरा है, तो उन सभी को ठीक प्रकार से मतलब एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करना हम लोगों का लक्ष्य है। उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और आदर्श चंपावत, चूँकि चंपावत एक ज़िला ऐसा है जिसमें पूरा उत्तराखंड दिखता है, जहाँ उसमें मैदानी क्षेत्र है, तराई है, भावर है, पहाड़ है, सेमी पहाड़ है, पूरा पहाड़ है, सब प्रकार की जलवायु, सब प्रकार की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ पर विद्यमान हैं। और आदर्श चंपावत से ही आदर्श उत्तराखंड का रास्ता हम लोग बनाएंगे। और उसमें चंपावत के लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ कि उनका प्रेम, स्नेह इतनी बड़ी उसमें कि उनके कारण से मुझे पूरे राज्य के लिए काम करने में पूरी ऊर्जा मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो मैं मानता हूँ कि चंपावत एक दैवी स्थान है और मेरा भी उस क्षेत्र को एक विधायक के रूप में सेवा देना दैवी कृपा मानता हूँ अपने ऊपर। उत्तराखंड तक से बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने 1 साल के कार्यकाल के बारे में चर्चा की, उत्तराखंड की जो बुनियादी समस्या है उसको लेके कैसे कुछ काम हो चुके हैं और कुछ पाइपलाइन में, सभी उन्होंने आज हमारे साथ डिस्कस किए। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, उत्तराखंड तक, देहरादून।